गुवाहाटी का डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राज्यसभा में गूंजा बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला। भाजपा सांसदों ने राज्यसभा में उठाया मामला। विपक्ष भी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की कर रहा था मांग। सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक से राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा में शांतिपूर्वक चला प्रश्नकाल। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंची। विपक्ष जदयू राजद महागठबंधन सरकार पर हमलावर। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस के संरक्षण में शराब बेचने का लगाया आरोप। विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। भाजपा ने कहा नीतीश को इलाज की जरूरत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्म्स विषय पर दिया संबोधन। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकताओं पर दिया बल। कहा आतंकवादियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग। विदेश मंत्री आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए मुद्दों पर दिया करारा जवाब। कहा कि लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर हमला कराने वाले न दे उपदेश। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज G20 से जुड़े मेहमानों को देश की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मिलेगा मौका। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर, जहां भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का करेंगे प्रदर्शन। खेल की खबरों में कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में गत विजेता फ्रांस पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल में मोरक्को को दी 2-0 से शिकस्त। रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। चटगांव क्रिकेट टेस्ट में भारत बड़े स्कोर की तरफ। कुलदीप अश्विन ने पूरी की अर्धशतकीय साझेदारी। अश्विन भी अर्धशतक बनाने के करीब। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और विदेश मंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार सरदार पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते राज्यसभा को 15-15 मिनट के लिए 2 बार स्थगित करना पड़ा। बीजेपी के विप्लव देव ने मामला राज्यसभा में उठाया और मामले पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। हालांकि विपक्ष भी सदन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिससे सदन में हंगामे का माहौल हो गया। 2 छोटे-छोटे व्यवधान के बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई पहले 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद 11:50 तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 11:50 तक संसद को स्थगित किया गया। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। विधानसभा में भी विपक्ष नीतीश सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देसी शराब से होने वाली मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है और इस पर जवाब मांग रही है। बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग रही है। इस बीच गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से देश भर में लोग मरते हैं। बिहार में शराबबंदी सफल है। गुरुवार को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही।
बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब घर घर भेजी जा रही है। इसी सब को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार में शराबबंदी है, इतनी मौतें कैसे हो रही हैं? यह 10 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। शराबबंदी पे मौतें भी तभी सामने आती हैं जब पुलिस उसको दबा नहीं पाती है, वरना न जाने कितने बार इस तरह की घटनाएं घटते रहती हैं। नीतीश कुमार जी एक कांस्टेबल को सस्पेंड करके 5 लोगों को अपनी जिम्मेवारी की इतिश्री कर लेते हैं। आज तक किसी भी शराब मौत पे फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। मैं लगातार उनसे कहता था कि शराब के जो व्यवसायी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सजा कराइए। ये हत्यारों को नीतीश जी ने खुला छोड़ रखा है। यह सब कुछ पुलिस के मर्जी से और पुलिस के कन्वीनियंस से होता है। और मैसेज भी आप क्या दे रहे हैं? जब आप खुर्जी का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उसकी शराब पीती तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल हैं, आपके जदयू से वह टिकट पाता है, तो आप तो मैसेज यही दे रहे हैं कि जो वीआईपी है वह शराब पिएगा तो वह पुरस्कृत होगा, उसको टिकट मिलेगा, और जो बेचारे गरीब हैं वह 3.5 लाख लोग या तो जेल जाएंगे या बेल पे रहेंगे। लेकिन आप पे भी वो आरोप लगाते हैं कि भाई आप भी साथ थे इस फैसले पे। मैं पूरे बिहार की विधानसभा साथ थी, लेकिन बिहार की विधानसभा शराब पुलिस के मर्जी से बिके इसके लिए बिल्कुल साथ नहीं थी। पुलिस पैसे वसूल करके शराब की होम डिलीवरी कराए, इस पर बिल्कुल साथ नहीं थी। पुलिस अगर शराब व्यवसायी पकड़ती है और पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बिल्कुल साथ नहीं थी। एसपी डीएसपी पे जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाती है, इस पर बिल्कुल साथ नहीं थी। नीतीश कुमार जी, शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस ढंग से बिहार में लागू है, हम लोगों ने साथ रहते हुए भी 3 बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जब तक पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कर्मियों पे नहीं, पुलिस के उच्चाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह नहीं रुकेगा। आज तक 10 से ज़्यादा जहरीली शराब की मौतें हुई हैं। कभी भी किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके आपने कुछ कड़ी सजा सुनाई होती तो एक उदाहरण बनता, पर वो तो आप चाहते नहीं हैं। आपका तो यह है कि भाई पुलिस के द्वारा कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं, नीतीश जी बढ़िया से बताएंगे। कल विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह बताता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक असंतुलन के शिकार हो चुके हैं, और केंद्र को भी बिहार की चिंता करनी चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार हो, तो केंद्र को निश्चित चिंता करनी चाहिए बिहार के बारे में। बिहार के अंदर शराब की इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे प्रशासन है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस पर रोक लगाने में असफल रहे। कैमरामैन मीना के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बिहार का दुर्भाग्य बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब से शराब नीति चली है तब से कई हजार लोग मर गए। जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो इस ढंग का व्यवहार करते जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। बिहार में जहरीली शराब कांड मामले को लेकर भाजपा का हमला जारी है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में शराबबंदी को रोकने में विफल रही है। नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप देश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आपके हो गए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं आप, ये भाषा आपको देती है शोभा क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है।
और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मामले पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। सलमान हैदर हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और नीरज सिंह हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सलमान, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, अभी तक इस मामले में 39 लोगों की मौत की खबर है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर कहते हैं कि शराबबंदी सफल है, साथ ही बेहद असंवेदनशील उनका बयान भी। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए रमा, आज विधानसभा में भी पूरे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष नारेबाजी करता रहा और सदन के बाहर भी तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किए हैं। विपक्षी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे सदस्य बाहर थे, विरोध कर रहे थे। जीवेश मिश्र और सम्राट चौधरी ने कहा कि ये इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए और ये पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस की नाकामी भी है और उनकी मिलीभगत से ये काम चल रहा है। और दावे तो उन्होंने यहाँ तक किए कि 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारे अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस तरह से शराब नीति पूरी तरह से विफल है, शराबबंदी की नीति प्रदेश में विफल है और इन सारी बातों को लेकर के भाजपा पूरी तरह से हमलावर है यहाँ पर। और सदन में ये मामला कई बार उठा और कल जो घटना हुई थी, मुख्यमंत्री का अचानक तैश में आ जाना, इस बात को लेकर के भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा विरोध जताया है। तो ये सारी स्थितियां हैं अभी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि शराब जो पिया उन्होंने वो शराब नहीं थी, मिथाइल अल्कोहल था और जिसमें कि कॉपर सल्फेट होता है। अगर ऐसी शराब लोग पिएंगे तो मृत्यु होनी ही है। और अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी तरह से लागू की है और अगर कोई मरता है तो उसमें फिर सरकार क्या कर सकती है। ये बातें मुख्यमंत्री ने कही थी। बिल्कुल, बेहद असंवेदनशील बयान इसे कहा जा सकता है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, राज्यसभा में भी आज ये मुद्दा गूंजा, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा में भी हंगामा हुआ इसको लेकर और जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि कोई छोटी घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है। इतने सारे जो लोग हैं वो जहरीली शराब के कारण मर गए हैं और उस पर जो चर्चा है वो सदन में होनी चाहिए। उसके चलते हंगामा भी हुआ और 2 बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। हमने तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा बिहार से जुड़े जो नेता थे उनसे पूछताछ भी की और ये पूछा भी कि आखिर जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो किस तरह से जो शराब है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, पुलिस की सीधी नियुक्ति और ट्रांसफ़र की जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के अंदर जिस तरीके से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। और ख़ास तौर से इस बात का भी जिक्र किया कि जो शराब के कारोबारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बिहार के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि हजारों और लाखों रुपए की जो शराब है वो पकड़ी गई है और शराब के जो कारोबारी हैं उस काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो लोग शराब पी रहे थे उन्हीं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, या कह सकते हैं कि उन्हीं के ऊपर प्रताड़ना है वो ज़्यादा है। और ये केवल मामला रमा सामने आया है क्योंकि कई सारे मामले अभी भी ऐसे हैं सारण में जो पुलिस को या प्रशासन को नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी ली है। तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और पुलिस को ये देखना होगा कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है खास तौर से कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को खुद जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ जाना चाहिए, उनके लोगों से, परिवार के लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। इसकी कड़ी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है और बिहार के जो तमाम जो नेता हैं उन्होंने उठाई है और उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, ना कि आग बबूला होकर उल्टे सीधे बयान देने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार गिरती नजर आ रही है। राज्य विधानसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी ये मुद्दा गूंजा। सलमान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और नीरज आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की सभी राज्यों और सभी वर्गों के द्वारा सराहना हो रही है। कोविड काल में कई नई पहल की गई हैं। मोदी जी के नेतृत्व में
2014 में जब से एनडीए की सरकार बनी तब से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश में सभी राज्य में सभी वर्ग में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दरमियान भी एजुकेशन रुके नहीं, इसलिए कई इनिशिएटिव लिए गए। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी बुक क्यूआर कोड के आधार पर आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, वन नेशन वन चैनल एजुकेशन सेक्टर में लाया गया ताकि 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्टूडेंट को टीवी चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिले। आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान के तहत देश में खास करके बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, इसलिए टॉयलेट ने जो भूमिका बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5 लाख से अधिक देश में स्कूल में 4.5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो था वो 7% से कम होके 13% हुआ और कम हो रहा है। देश में डॉक्टरों की जरूरत को पूरा करने और अपने देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने की नौबत न आए, इसको लेकर केंद्र सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। बीते 8 सालों में एमबीबीएस की सीटों में 87% और पीजी की सीटों में 105% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी दोगुनी की गई है। देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत न आए इसलिए, और देश में डॉक्टर की जरूरत पूरी हो, इसलिए एक अभियान चलाया गया है। 2014 में केवल 53,000 सीट एमबीबीएस की थी, 53,000 सीट एमबीबीएस की थी। वो आज 96,000 हो चुकी है, यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल में। वैसा ही पीजी सीट में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई है। जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 पीजी सीट थी। आज वो बढ़ के 63,000 पीजी की सीट हो गई, यानी कि 105% की बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज भी आज डबल हो चुकी है। इस दृष्टि से मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन भी हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। इस दृष्टि से देश में एजुकेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देश में एजुकेटेड डॉक्टर्स मिल रहे हैं। वैसे ही सभी लोगों को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी जो प्रयास किया गया है उसकी भी सराहना देश में हो रही है। लोकसभा में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद पर्यटकों के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आधुनिक विकसित एयरपोर्ट के निर्माण के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों और दशकों बाद एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं।
राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के सांसद द्वारा व्यक्तिगत कमेंट करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बात रखने का मुद्दा सदन के सामने रखा और सभापति से आग्रह किया कि इस मामले में जांच कराई जाए। The fact of the matter is the honorable member had in the house alleged a certain number of political actions which was entirely wrong, erroneous and without any basis whatsoever. He has outside the house cast aspersions on me. He has made comments on his social media platform taking recourse to something that another honorable member of parliament had received as a reply, which are not related at all. That reply was on total actions. This was about political actions. I would urge you, Chair, to kindly examine the record and hold the relevant members responsible for their erroneous statement. भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कहा कि बालिकाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए हैं। बालिकाओं को स्कूल की ओर प्रेरित करने के लिए गुजरात मॉडल काफी कारगर साबित हो रहा है। बेटी को बढ़ाने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी तो मोदी जी ने कहा था कि दिस विल बी माय विमेन लेड डेवलपमेंट गवर्नमेंट। तो जब महिलाओं के साथ आगे बढ़ना है तो जेंडर इक्वालिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, उस जेंडर इक्वालिटी में लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट में जब देखा गया कि गुजरात मॉडल कैसे खुद प्रधानमंत्री जी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में उन्होंने प्रवास किया और उसमें से जो चीज़ें थी जहाँ पे टॉयलेट की ज़रूरत थी, लड़कियों के लिए जगहों की ज़रूरत थी, लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, वैसे ही पूरे देश भर में हमें फिर वही मॉडल पूरे देश भर में उसको प्रस्तापित किया। और मुझे गर्व से मैं कह सकती हूँ कि इन 8 सालों में 97% लड़कियों के टॉयलेट है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता हुई। उनके नेतृत्व में सीआईएसएफ, इमिग्रेशन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों की संख्या को बढ़ाने पर फैसला लिया गया। इस समय आईजीआई एयरपोर्ट पर 5000 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं जो सुरक्षा जांच और दूसरी जगहों पर यात्रियों की मदद करते हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more.
Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमला कराने वाले देश की विश्वसनीयता ऐसी नहीं है कि वो इस परिषद में आकर उपदेश दे। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह ही कामकाज जारी नहीं रह सकता है। आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया एक साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, वहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनकी साजिश रचने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। What our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. विदेश मंत्री ने कहा कि 77वें यूएनजीए में हम सभी रिफॉर्म के पक्ष में बढ़ती भावना के साक्षी रहे हैं। हमारी चुनौती इसे ठोस परिणामों में बदलना है। At the 77th UNGA, we were all witness to a growing sentiment in favor of reform. Our challenge is to translate that into concrete outcomes. The broad dispersal of capabilities and responsibilities has been expressed, for example, in the emergence of the G20. That realization is now steadily percolating through the wider membership of the UN. आर्मेनिया के विदेश मंत्री से मिलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा, आत्मीयोर्जान से मिलकर अच्छा लगा और नियमों पर यूएनएससी की खुली बहस में भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद और बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और समाधान पर चर्चा होगी। इससे पहले विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। ये दोनों विषय सुरक्षा परिषद में भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। G20 विकास कार्य समूह के दूसरे दिन की बैठक मुंबई में जारी है। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें G20 के सदस्य विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों पर DWG बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा बैठक के हरित विकास के संदर्भ में फोकस क्षेत्रों में जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक के बाद आज प्रतिनिधियों ने बैंगलोर पैलेस का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने मैसूर का काफी लुत्फ उठाया। इससे पहले 13 और 14 दिसंबर को G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई। बैठक में भारत को G20 में
2023 के लिए फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन मिला। इस बैठक का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और भारत की G20 अध्यक्षता के विषय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे, जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और सराहना मिली। उनका जीवन आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा दक्षिणी राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इस लिहाज से उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आज एक इमारत में आग लग गई। अविग्ना पार्क बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण काचिंद 22 आज से आयोजित होगा। मेघालय के उमरोई में 28 दिसंबर तक आयोजित इस सैन्य प्रशिक्षण में 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग लेंगे। वहीं कजाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और अर्ध शहरी जंगली परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कार्य करते हुए एक साथ सैन्य गतिविधियों को आयोजित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। काजिन अभ्यास से भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाओं का नतीजा है कि आज देश में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु दर 2014-16 में जो 130 प्रति लाख लाइव बर्थ से घटकर 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर को जीरो पर कैसे लाया जाए, इसे लेकर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर सुरक्षित मातृत्व के लिए काम करना होगा, ताकि किसी भी माता को प्रसव के दौरान मृत्यु का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मकसद मातृ मृत्यु दर को कम करना है। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं से अनुरोध किया कि वो अपने घर के पास पीएचसी में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और ये सुनिश्चित करें कि प्रसव अस्पताल में ही हो। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। बेहतर काम करने वाली आशा कार्यकर्ता और एएनएम को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने लाभ उठाया है। आगे बढ़ेंगे। जन जन के लिए जन औषधि केंद्र। जी हां, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक ऐसी व्यवस्था है जहां सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं। देश भर में करीब 9000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 1800 प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर डायबिटीज, दिल और आपकी जरूरत की सभी दवाइयां 50 से 90% सस्ती मिलती हैं, वो भी आपके घर के पास। कैसे इसका देश भर में विस्तार हो रहा है और कैसे आप जन औषधि केंद्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दधीची से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। हमारे साथ है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दधीची जी। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ जन औषधि के बारे में, लेकिन अभी भी कई लोगों में ये लगता है कि ये कहीं आयुर्वेदिक दवा तो नहीं है। उसको लेकर के कई सवाल होते हैं मन में, तो इसको कैसे दूर करेंगे और आगे लोगों तक तो कैसे पहुंचेंगे? जन औषधि नाम, क्योंकि औषधि हिंदी शब्द है, इसलिए वो एक सामान्य रूप में लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत लिमिटेड इसमें इंक्लूजन है।
मोस्टली इसमें दवाइयाँ लगभग 1800 जैसा मैंने बताया वो दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। तो जो लोग बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कार्डियक, किडनी, इनसे रिलेटेड एलिमेंट्स जो सामान्य तौर पर हैं, उसकी सभी दवाइयों को लोग हमारे जन औषधि केंद्र जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, लगभग 8900 केंद्र आज की तारीख में पूरे देश में हैं, वहाँ से लोग इसको ले सकते हैं। और प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोग जन औषधि केंद्रों को विजिट करते हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ खरीदते हैं और अपना करीब 50 से 90% जो ब्रांडेड दवाइयों की कीमत है उसके मुकाबले ये सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनको लोग प्राप्त करते हैं। कैसे पहुंचे उस दुकान तक लोग? तो जनौषधि की दुकान या जनौषधि केंद्र को ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है जनौषधि सुगम ऐप। यदि आप उस सुगम ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन पर या आईफोन पर सभी पर उपलब्ध है, iOS नेटवर्क उसमें ऐप स्टोर पे, तो उसमें आपको सभी केंद्रों की लोकेशन पूरे इंडिया में आप किसी भी जगह पर हैं उसकी लोकेशन मिल जाएगी, उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा और मैप पे उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट दुकान को एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो बार बार आप वहाँ से जाकर वो दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे भी जाके हमारे सभी केंद्रों की सूची उस पर उपलब्ध है। लगभग सभी ज़िलों में हमारी दुकानें हैं और हर ज़िले में जो नंबर है इन दुकानों का 10 से 15 के बीच में है। कुछ ज़िलों में कम है, वहाँ हम बढ़ाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, पर पूरा देशव्यापी ये उपलब्ध है। कोई नंबर, टोल फ्री नंबर जिससे लोग बात कर सके कि हाँ कि किस जगह पे दुकान है, इस तरह कोई नंबर भी? टोल फ्री एक नंबर है 1800-180-8080। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे ऑफिस में पता कर सकते हैं कि हमारा नियरेस्ट अपनी लोकेशन या अपना पिन कोड नंबर आप यदि बताएंगे तो उसके कितने आसपास के क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इससे भी मिल सकती है। अच्छा, और भी इसको और एक्सपैंड करने के लिए पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा और प्रचार प्रसार हो तो उसके लिए भविष्य का क्या प्लान है? अभी 8900 दुकानें हैं, 8900, इसको बढ़ा के अभी मार्च तक हम 9300 करने का उद्देश्य रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं और अगले साल के अंत तक इन दुकानों को बढ़ा के 10,000 दुकानें कर दिया जाएगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय करा के भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सरदार पटेल सिर्फ कल्पना करने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि कल्पना को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए कठोर परिश्रम करने वाले कर्मयोगी थे। हिमालय जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के कारण ही देश ने उन्हें सरदार माना। राष्ट्र के प्रेरणापुंज सरदार साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह कहा है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई सीधा सबूत न होने पर भी उसे सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और किसी भी सदस्य के द्वारा ये कहना कि ये फेल हो गया है उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है और प्राइवेट चैनल पर किसी भी तरीके की सरकार की बंदिश नहीं है। वे देश हित में किसी भी तरीके से कार्यक्रम बना सकते हैं और चला सकते हैं। नई गाइडलाइंस
भारत सरकार ने बनाई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की, पहले दो अलग अलग थी, अब इसको एक ही गाइडलाइन बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस, इस पे भारत सरकार ने पूरा जोर रखा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इसलिए भी नई गाइडलाइंस को लाया गया है। और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंतर्गत सर हमने परमिशंस अब देनी शुरू कर दी है, बहुत कम समय में उसको करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है, पहले केवल कंपनीज को परमिशन मिलती थी, अब LLPs को भी तय कर दी है। और पहले एक साल के बाद आपको रिन्यूअल के लिए आना पड़ता था, 5 साल की हमने समय सीमा कर दी ताकि आसानी हो। ये ऑक्शन नहीं हम करते एयरवेव्स, हम इसको एलोकेशन करते हैं ताकि जन जन तक टीवी चैनल्स भी अपनी खबर या बाकी सबको पहुंचा सके। बदले में सर अगर सरकार ने इतना कहा कि आप 30 मिनट के लिए जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को बताइए, तो मुझे लगता है ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी सारे ही अधिकतर टीवी चैनल्स करते हैं। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन को बताया कि प्राइवेट चैनलों द्वारा किसी भी तरीके के भड़काऊ कार्यक्रमों की कोई भी शिकायत अभी तक मंत्रालय के पास नहीं आई है और इस मामले में किसी भी शिकायत पर 3 टियर सिस्टम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है। पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता है उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा। उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा। अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है, हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें और नियम के अनुसार जो जो कार्रवाई होगी 3 टियर सिस्टम है उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अब 1962 के वक्त वाला दौर नहीं है। मोदी जी के राज में अगर कोई हमारे इलाके को अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक करारा जवाब देंगे। पहले का परिस्थिति कुछ अलग था। इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ताजा विवाद के बीच स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम तवांग में सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि भारतीय सैनिक सीमाओं की अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। वहीं स्कूली छात्राओं का कहना है कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठते हैं, इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते थे। हम लोग इतना डर नहीं, हम लोग को महसूस नहीं होता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत फील होते हैं। इंडिया लोग इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में, और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है। हम लोग सेफली कहीं भी जा। तवांग में हुए ताजा विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तिब्बती लोग भी शामिल हुए। इसके साथ ही इन लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार भी जताया। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। और खेल की खबरों को लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास है आज खेल जगत में? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ।
फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। फ्रांस अब रविवार को खेले जाने वाले विश्व कप के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से भिड़ेगा। वहीं हार के बाद अब मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। फीफा विश्व कप 2022 को दूसरा फाइनलिस्ट मिल चुका है। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस विश्व कप खिताब के बेहद करीब पहुंच गया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब फ्रांस की टीम रविवार को खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। टीम की कोशिश लगातार दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचने की होगी। बुधवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में गत विजेता फ्रांस की टीम मोरक्को पर शुरू से ही हावी रही। फ्रांस की ओर से थियो हर्नांडिस ने 5वें मिनट में ही पहला गोल करते हुए टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद पहले हाफ में किसी भी टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस बीच फ्रांस को दूसरी सफलता मुकाबले के 79वें मिनट में मिली। फ्रांस की तरफ से रेंडल कोलो मुआनी ने गोल दागकर मुकाबले में फ्रांस को 2-0 की बढ़त दिला दी। इस दौरान मोरक्को की टीम गोल के अंतर को कम करने की कोशिश में दिखी, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम मोरक्को का सफर भी शानदार रहा। बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई कह सकते हैं कि मोरक्को के लिए ये यादगार विश्व कप रहा है। बहरहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अल बायत स्टेडियम में मोरक्को और फ्रांस के बीच फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए कतर का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। शेख तमीम बिन ने सेमीफाइनल मैच में फ्रांस की जीत पर इमैनुअल मैक्रोन को बधाई दी। शेख तमीम बिन ने कहा कि मोरक्को को इस हार से निराश नहीं होना चाहिए। फुटबॉल खबर के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला विकेट नजमुल हुसैन शांतो के रूप में गंवाया, जिन्हें 0 पर मोहम्मद सिराज ने चलता किया। इससे पहले भारत की पहली पारी 404 रन पर समाप्त हुई। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 90 और श्रेयस अय्यर ने 86 रन की पारी खेली। दूसरे दिन भारत ने अपने पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 278 रन से आगे खेलना शुरू किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर शतक से चूक गए और 86 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद आए कुलदीप यादव के साथ मिलकर आर अश्विन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच अश्विन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अश्विन 58 रन बनाकर आउट हुए। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2022 के ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बुधवार की शाम खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की तरफ से पहला गोल दीप ग्रेस एक्का ने मुकाबले के 14वें मिनट में किया, जबकि गुरजीत कौर ने 59वें मिनट में दक्षिण अफ्रीका के गोल पोस्ट में दूसरा गोल दागकर टीम की जीत तय कर दी। सेमीफाइनल में भारत का सामना अब 16 दिसंबर को आयरलैंड के साथ होगा। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्रम में इस वर्ष 7वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और संकेत दिया है कि आगे और भी बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर 4.25% से बढ़ाकर 4.5 कर दी है। पिछले 15 वर्षों में ये वृद्धि का सबसे ऊंचा स्तर है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में बताया है कि 4 दशक के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के असर को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूरी थी। जानकारों का मानना है
कि 2023 के अंत तक छोटी अवधि की दरें 5 से 5.25% तक पहुंच जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप में मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ नया समझौता किया गया है, जिसमें अफ्रीकी देशों में $1.3 बिलियन की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। बाइडेन ने अफ्रीका के विकास में हर संभव प्रयास का वादा किया। आपको बता दें कि अमेरिका अफ्रीका 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा समेत जलवायु परिवर्तन के विषय पर भी चर्चा शामिल है। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में चक्रवाती तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने कहा है कि चक्रवात के कारण कई घरों और अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में फिर से तूफान का कहर उठ सकता है। प्रशासन ने तूफान के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन पर ईरान को तत्काल प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में अमेरिका द्वारा यूएन में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 8 देशों ने ईरान के खिलाफ वोटिंग की और 16 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। भारत इस मुद्दे पर मतदान से दूर रहते हुए इस मामले में तटस्थता की नीति भारत ने अपनाई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान को महिला अधिकार निकाय से बाहर करने में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका ने पिछले महीने ही संकेत दे दिया था कि ईरान में महिलाओं के अधिकार के हनन को सहन नहीं किया जाएगा और उसे संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं से जुड़े वैश्विक निकाय से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान में महिलाओं के मानवाधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है, उन्हें कमजोर करने का काम हो रहा है। इन तर्कों को समझते हुए यूएन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और बुधवार को इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद ये प्रस्ताव पारित हो गया और ईरान महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया गया। गौरतलब है कि 22 साल की ईरानी लड़की महजा अमीनी को ठीक तरह से हिजाब न पहनने के वजह से रॉयल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ईरान में पुलिस कस्टडी में महजा अमीनी की मौत हो गई थी। मिलिट्री पुलिस पर अमीनी की मौत का आरोप लगाया गया। इसके बाद देश भर में सरकार और हिजाब के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शनकारी देश में आम चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि पेरू कई वर्षों तक राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा है, जिसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, बार बार महाभियोग के प्रयास और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कटौती देखी गई है। ये नई कानूनी लड़ाई अक्टूबर में शुरू हुई, जब अभियोजक के कार्यालय ने पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ एक संवैधानिक शिकायत दायर की। उन पर आरोप था कि वे एक आपराधिक संगठन से पाए लाभ के लिए जांच में बाधा डाल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव में रूस की तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए 2 प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर हमले को नाकाम कर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों पर जोर देते हुए कहा कि इस सप्ताह रक्षा उपकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण बैठक हुई जो सफल रही हैं। ज़ेलेंस्की ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अलग बैनर के तहत भाग लेने वाले रूसी एथलीटों के विचारों का विरोध किया। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। सर्द मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उपाय करता है, लेकिन बेजुबान जानवरों का क्या? उनके इस तकलीफ को समझा है भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर के अधिकारियों ने। यहाँ रहने वाले तरह तरह के जीव जंतुओं को ठंड से बचाने के कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जानवरों को कंबल, हीटर और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाए गए हैं। बेजुबानों के लिए किए गए इंतजामों को देखकर यहाँ आ रहे सैलानी भी काफी खुश हैं। बेजुबान जानवरों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर के
चिड़ियाघर में तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि सर्द मौसम में यहाँ पर ये जो जानवर हैं इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बेहतरीन इंतजाम चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।